नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी मेडिसिन को बिना बढ़ाए हुए अपनी बीपी को कंट्रोल कर सकता है। एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पैरालिसिस होने के, ब्रेन स्ट्रोक होने के जो भी रीज़न होते हैं, जो भी कारण होते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखना। क्योंकि अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने बीपी को ढंग से कंट्रोल कर पाता है, अपने शुगर को ढंग से कंट्रोल कर पाता है या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाता है, तो पेशेंट के अंदर दोबारा से पैरालिसिस के स्ट्रोक पड़ने के, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस बीपी को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन ऑलरेडी चल रही होती है, एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होती है, मगर एलोपैथिक मेडिसिन के साथ एक दिक्कत देखी जाती है कि कुछ टाइम के बाद वो काम करना कम कर देती हैं, कि जो उनका असर होता है बॉडी पे वो कम होना शुरू हो जाता है और आपका बीपी दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस बीपी को मैनेज अगर हम कर लेते हैं तो पेशेंट को दोबारा से हम ब्रेन हैमरेज से बचा सकते हैं, उसकी बड़ी भी बीपी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करें कि अगर पैरालिसिस हो रहा है तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ब्रेन स्ट्रोक। और ये ब्रेन स्ट्रोक में दो मुख्य टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लॉट की वजह से, कि क्लॉट आया कि आपका शुगर बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उनकी दोनों ने मिलकर एक क्लॉट बना दिया, क्लॉट आपके ब्रेन में चला गया और आपके दिमाग के अंदर जो नुकसान हुआ उसकी वजह से आपकी बॉडी में पैरालिसिस हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके पैरालिसिस होने का, वो होता है ब्रेन हैमरेज। और ब्रेन हैमरेज में अकेला ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना तेज़ था कि आपके दिमाग के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो ब्रस्ट कर गई, फट गई, जिससे आपकी ब्रेन के अंदर ब्लड की जो थी वो लीकेज हो गई और आपको क्या हो गया? पैरालिसिस। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर कि ये दिक्कत दोबारा ना हो, किसी भी टाइप का पैरालिसिस ना हो, या फिर एक नॉर्मल इंसान है जिसको पैरालिसिस नहीं भी है, वो भी अगर वो चाहता है कि वो ब्रेन स्ट्रोक से बचे, ब्रेन हैमरेज से बचे, तो उन पेशेंट्स के लिए बीपी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हर चीज़ के लिए आप मेडिसिन नहीं खा सकते। तो अगर आप बीपी को कंट्रोल करना चाहते हो तो नंबर 1 चीज़ यही है कि आप अपना पहले सॉल्ट का इंटेक बंद कर दो, क्योंकि नमक जहाँ है, नमक जो होता है वो आपकी बीपी को बढ़ाता है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, साई संजीवनी में आते हैं, उनका बीपी हाई बना रहता है, मेडिसिन लेने के बाद भी उन सभी को यही सजेस्ट किया जाता है कि अब टाइम आगे है आपका लो सॉल्ट लेने का। ये तो बात हो गई डाइट कि कैसे हम नमक को कम करने से अपने बीपी को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पैरालिसिस पेशेंट का ना सिर्फ बीपी डाउन करती है, बल्कि उनके माइंड को रिलैक्स कर उनके ब्रेन को बेटर तरीके से वर्क करने में हेल्प करती हैं। उनका बीपी अगर ढंग से मैनेज है तो उनका मूड अच्छा रहता है, मूड अच्छा है तो वो सारी बात मान भी लेते हैं, जो आप उनसे चाहते हैं वो करना भी शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस बीपी को मैनेज करने के। और इसमें सबसे अच्छा काम करता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इनको प्रेस करने से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर एक पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को हम किसी भी तरीके से मदद कर सकें तो वो मदद ले लेनी चाहिए। अगर पेशेंट का बीपी का मैनेजमेंट विदाउट मेडिसिन हो सके तो उसको भी कर लेना चाहिए। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये आपके हाथों में पूरी तरह से होते हैं, पूरी बॉडी को आप अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीपी के पॉइंट कौन से होते हैं? बीपी का पॉइंट आपका, या आप ये देख रहे हैं, यहाँ कहीं होता है। तो आपने क्या करना होता है कि इसको आपने प्रेस करना होता है। अगर आप इसको अपने हाथ को इस तरह से प्रेस करते हैं 10-20 बार और आराम से इस तरह से दूसरा हाथ आप अपना करेंगे 10-20 बार, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो पहले से लो साइड चला जाएगा, कंट्रोल साइड हो जाएगा और पेशेंट का जो बीपी मैनेजमेंट है वो आराम से होना शुरू हो जाता है। इसके बाद और भी हमारे शरीर में पॉइंट्स होते हैं। जो सबसे आसान और मुझे सबसे इजी लगता है वो है अपने हैंड वाले, क्योंकि इसको पेशेंट कहीं भी कभी भी कर सकता है, इजीली एक्सेसिबल होते हैं और आप कुछ कर भी रहे हो तो किसी को महसूस भी नहीं होता कि आप अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबा रहे हैं। तो ये आपकी रिस्ट के अंदर भी होता है। तो ऊपर से आपने 3 फिंगर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको दूसरी साइड कर लेना चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से आपने 3 फिंगर्स का आपने रखना है। उसके बाद जो आपका है यहाँ पर आप इसको आराम से प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा? वही आपका ब्लड प्रेशर बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा। ये लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना होता, हल्का हल्का प्रेशर देना होता है। इस हल्के हल्के प्रेशर देने से ही
आपका ब्लड प्रेशर माना जाता है कि बेटर तरीके से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं पैरालिसिस के लिए, उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी कंडीशन, कि उनको पैरालिसिस किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हुए, तो तभी वो ट्रीटमेंट को समझ पाते हैं। वो समझ पाते हैं कि ट्रीटमेंट को किस टाइप का चाहिए जो उनकी जो दिक्कत है उसको सॉल्व कर सके। तो जितने भी पेशेंट जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो पेशेंट पैरालिसिस के हैं और वो नहीं जानते कि पैरालिसिस जब उनको हुआ, ब्रेन स्ट्रोक जब उनको हुआ, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो मान लो कि पैरालिसिस का सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। और ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप का डैमेज होना। हमारा जो ब्रेन होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर भी कुछ भी होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे हाथ, पैर, फेस, हर जगह देखने को मिल जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक होने के जो सबसे बड़े कारण हैं, जो रीज़न हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है आपका क्लॉट आना। क्लॉट क्या होता है? क्लॉट होता है खून का थक्का। खून का थक्का किसी भी रीज़न से बन सकता है, वो किसी चोट की वजह से बन सकता है, किसी ने थप्पड़ मारा या एक्सीडेंट हुआ उसमें बना, आपने अपनी हार्ट का कोई सर्जरी करवाई तो उसमें क्लॉट बन गया। तो ये क्लॉट जो होता है, ये अगर आपके ब्रेन तक ट्रैवल कर जाए या ब्रेन की तरफ जाने वाली किसी बड़ी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर दे, तो आपके ब्रेन के हिस्सों को ब्लड नहीं मिल पाता। और जब ब्लड नहीं मिल पाता है, इसका मतलब ये होता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती तो आपके दिमाग के जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, जो आपके हाथ पैर को, आपकी सब चीज़ कंट्रोल करते हैं, उनको ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो छोड़ेंगे, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्लॉट किस एरिया में आया है, किस जगह पर आया है, किस जगह पर आने से दिमाग के कौन से हिस्से में नुकसान पहुंचा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कैसे कैसे आएंगे। इसी तरह से दूसरा जो टाइप का ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जब कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपकी दिमाग की वेसल्स पे दबाव बनता है, छोटी छोटी वेसल्स होती है। जैसे आपको नक्सीर आती है, आपने बच्चों को देखा होगा कि उनको नक्सीर आ गई, नाक से खून निकल आया, धूप में खड़े थे और नक्सीर आ गई, खेलते खेलते बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हुई, नक्सीर आ गई। ये मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी को बचाने का। अगर ये ब्लीडिंग बाहर की तरफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर यही ब्लीडिंग आपके ब्रेन के अंदर हो जाए तो पेशेंट को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। ये जो ब्लीडिंग होती है ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है, और जैसे ही ब्रेन का टिश्यू डैमेज होना शुरू होगा, वैसे वैसे हाथ और पैर की फंक्शनिंग और बहुत सारी फंक्शनिंग बॉडी से चली जाती है। तो जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, अगले 6 महीने तक पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने को देखने को मिलते हैं। ये विद मेडिसिन भी आते हैं और विदाउट मेडिसिन भी आते हैं, क्योंकि आपके शरीर पे जब कभी घाव होता है तो क्या होता है, बॉडी इसको अपने घाव को भरना शुरू कर देती है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है 6 मंथ्स के बाद, जब जो डेवलपमेंट हो रही थी। जब पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तब तो वो बिल्कुल बेड पे था, उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, मुंह भी टेढ़ा था, बोल भी नहीं पाता था। मगर अगले 6 महीने में धीरे धीरे वो चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है, हाथ भी उठाने लगता है। मगर आफ्टर 6 मंथ्स ना, ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है ना, वो बंद हो जाती है। फिर जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज करवा लो, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी आप करवा लो, आपको पेशेंट के अंदर वो चेंजेस नहीं देखने को मिलते जो पहले 6 महीने में आ रहे। पेशेंट की कई साल फिजियोथेरेपी हो जाती है, पेशेंट सही ढंग से चल नहीं पाता, सामान नहीं उठा पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर ये जो चेंजेस हैं, ये जो सुधार है वो आता रहे, तो हमें उनकी फिजियोथेरेपी से ज़्यादा उनके ब्रेन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चेंजेस आए, जो नुकसान हुआ, वो ब्रेन में हुआ था। जैसे ही ब्रेन को नुकसान पहुंचा क्लॉट की वजह से या ब्रेन हैमरेज की वजह से, तो वो टिश्यू होकर डैमेज, मर गए, ख़त्म हो गए, वो दोबारा काम नहीं करते। मगर हमारे ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो जो हिस्सा डैमेज हुआ था, वो जो काम करता था, उसका काम दूसरे सेल्स को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। सेल्स आपस में काम को बांट लेते हैं और वो फंक्शनिंग आनी शुरू हो जाती है। मैं मानता हूँ ये पहले की तरह नहीं होती, इसमें कमियां होती हैं, मगर ये पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है, बहुत ज़्यादा कामयाब बना देती है। मगर 6 महीने के बाद ये इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। तो इस इंप्रूवमेंट को अगर हम चालू रखें,
ये जो काम बांटने का जो दिमाग के अंदर होता है, एक हीलिंग प्रोसेस होता है, इसको हम स्टार्ट करके रख सकें तो पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट कॉन्टीन्यूसली आती रहती है। यहाँ पर काम करती है साई संजीवनी। साई संजीवनी किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के हाथ पैर पे ध्यान ना देके पेशेंट के ब्रेन पे ध्यान देती है कि पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी करो, पेशेंट की जो हीलिंग प्रोसेस ब्रेन के अंदर रुक गया है उसको दोबारा से स्टार्ट करो, सो दैट जो ब्रेन जो काम कर रहा था वो करता रहे। मगर ये जो दिमाग के हिस्से हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उन्होंने ये काम ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया होता। मान लो आपकी एज 20 साल की है, 20 साल में आपको स्ट्रोक पड़ा, आपको पैरालिसिस हुआ, तो 20 साल बाद जो आपका ये ब्रेन का हिस्सा बना है उसने ये कभी भी काम आपका हाथ पैर को नहीं चलाया। तो उसे चलाने के लिए, उसे समझाने के लिए हमें उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग मतलब कि उसको सिखाना पड़ता है। आप उसे आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि उस हिस्से को हमें सिखाना पड़ता है कि अगर आपने इस हाथ को यहाँ से यहाँ लाना है, इसमें कौन कौन सी मांसपेशियाँ हिलेंगी, किस ताकत से हिलेंगी, किस फ्लो से हिलेंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के सेल्स के पास होनी चाहिए। क्योंकि ये भी बिल्कुल नया बना है तो उसके पास ये ताकत नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि वो इस हाथ को किस तरह से लेगा। आप लाएंगे वो यूँ घूम कर आएगा, वो सीधा आ ही नहीं पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने में, ब्रेन तक पहुँचाने में, और ब्रेन उसको याद रखे, इसलिए हमें करनी पड़ती है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होती है? रिपीटिशन होती है एक ही काम को बार बार करने से आपके दिमाग पर वो चीज़ छप जाती है। लेमन लैंग्वेज है बट आप इसे इस तरह से याद रखें कि वो ब्रेन उसको मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है कि ये काम अगर मैंने करना है तो मुझे लास्ट टाइम मैंने इस तरह से किया था, अब भी मुझे इसी तरह से करना है। तो जैसे हम क्या करते हैं, हमें पिछले एक्सपीरियंस से पता होता है कि ये काम इस तरह से हुआ था, हम उसको नेक्स्ट टाइम वैसे ही बनाते हैं ना। सिम हमारा ब्रेन करता है, क्योंकि ब्रेन ही सारा काम कर रहा है, तो ब्रेन सीख लेता है कि अगर मेरे को हाथ यहाँ से यहाँ लाना है तो मुझे ब्रेन का कौन से सिग्नल किस तरह से भेजना है, कितनी ताकत का भेजना है, किस तरीके से भेजना है, किस फ्लो में भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन का नया हिस्सा सीखना शुरू कर देता है। तो ये सब सिखाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ब्रेन का, वो स्टार्ट होना चाहिए। ब्रेन के अंदर साइनेप्सिस, इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस दोबारा से बनने स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आपकी ब्रेन की खोई हुई कैपेसिटी वापस आएगी। उसके बाद क्योंकि ये हिस्सा नया है, उसको चाहिए रिपीटिशन, प्रोग्रामिंग, मेमोरी, कि उसको कैसे काम करना है, उसको सिखाना पड़ता है। जब तक पेशेंट इन दोनों चीज़ों पे साथ साथ काम नहीं करता, आपको पैरालिसिस के पेशेंट 20 साल पुराने मिल जाएंगे जो पैरालिसिस से जूझ रहे हैं, ठीक नहीं हो पाए। आपको वो पेशेंट भी मिल जाएंगे जो बहुत तेज़ी से ठीक हो गए, पहले जैसे हो गए, वो सारे काम कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में फ़र्क यही है कि किसने किस रास्ते को चुना। तो अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो आपको अपनी पैरालिसिस बीमारी से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी से वापस बाहर निकल आएंगे। तो ज़रूरत क्या होती है? अपने शत्रु को समझने की, अपने एनिमी को समझने की, अपने बीमारी को समझने की कि आपकी बीमारी है क्या, क्यों हुई, किस वजह से हुई। तभी आप उसका इलाज समझ पाते हैं, डॉक्टर की अप्रोच समझ पाते हैं, तभी आप उसका सही ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। तो जितने भी पेशेंट होते हैं साई संजीवनी की, उनको यही एडवाइस की जाती है। जितने भी पेशेंट नहीं भी हैं उनको भी यही एडवाइस की जाती है कि अगर आपको बीमारी हुई है उसे निराश मत हो, उसकी कमज़ोरियों को समझो कि वो बीमारी किस वजह से आप उसको जीत सकते हो। क्योंकि जब आपका कोई एक दुश्मन होता है तो आप सबसे पहले उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हो, किसी कमज़ोरियाँ क्या हैं, तभी तो आप उसका फ़ायदा उठा पाते हो। तो उस बीमारी की, पैरालिसिस बीमारी की अपनी कमज़ोरियों को समझो और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। चेंजेस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जो मैं आपको कह रहा हूँ वैसे करो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी पैरालिसिस पेशेंट को बीपी मैनेज करने में तो हेल्प 100% करेगी, प्लस में पैरालिसिस को समझने में भी काफ़ी हद तक हेल्प की होगी कि पेशेंट को समझ में आएगा कि अगर उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो किस टाइप की ट्रीटमेंट अप्रोच पेशेंट को रखनी चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप हमारी साइट पर जाकर saisanjeevani.com है, उस पर जाकर आप हमारे डॉक्टर पेशेंट्स के और इंटरव्यूज़ भी देख सकते हो। प्लस में आप अपने जो फॉर्म होता है यहाँ पे, आप अपना नेम, एज, जेंडर, कितने टाइम से आप इसको सफ़र कर रहे हो, किस साइड हुआ,
क्लॉट आया था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को आप सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर एक बार उसे एग्जामिन कर लेता है, समझ लेता है, आपकी दिक्कत को परख लेता है, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चला पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है हर एक पेशेंट के लिए, बीपी मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ मुझे चलने की